ठीक है, इसी से जी, शरीर की प्रकृति से शुरू करें ऐसा? नहीं, ऐसा आगे बढ़ते हैं ना। देखिए क्या है, आप देख लीजिए। जी, शारीरिक आपको कारण, शरीर की प्रकृति जानना क्यों जरूरी है, उसके नीचे ये माता पिता से वातावरण के। अब कुछ लोग नए हैं तो एक बार पीछे के स्लाइड दिखा दें क्या, या यहाँ से शुरू? हाँ जी, बिल्कुल दिखा लेते हैं एक बार। मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट का शुरू करते हैं अभी। कर दें डॉक्टर साहब। जी हाँ, रिव्यू ले लेते हैं 5 मिनट का। हाँ ठीक है, मैं बैक स्लाइड्स में जा रहा हूँ। जी, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 5 मिनट में फटाफट बताइए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ 10 मिनट में, 5-10 मिनट में, ठीक है। हाँ जी, कुछ नए लोग हैं, उनको जरा जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। शुभारंभ से पहले सभी को प्रणाम, नमन। सबसे पहला स्लाइड में है डॉक्टर साहब, आप भी देख पा रहे हैं अपना स्लाइड? बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ, कंप्यूटर पे भी है और यहाँ पर भी है। हाँ, तो यहाँ पहला स्लाइड में इम्यूनिटी क्या है, चलिए। जी, इम्यूनिटी क्या है? तो हम इम्यूनिटी के विषय में कल हमने जाना था, थोड़ा जल्दी जल्दी अब हम लोग जान लेते हैं। और इम्यूनिटी हमारे शरीर को रोग से लड़ने की एक क्षमता देती है, कि प्रकृति की हमारी क्षमता हर शरीर में होती है, और वो मानव ही नहीं, हर जीव के शरीर में ये क्षमता पाई जाती है। और इसे देखने के लिए खास तौर से WBC का हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। आजकल टेस्ट होता है वाइट ब्लड सेल्स का, उसकी काउंट वगैरह देख लेते हैं। ये CBC एक काउंट होता है, कंट्रोल ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट, ऐसा करके CBC करके टेस्ट होता है। उसमें 18 प्रकार के आ जाते हैं, तो लिम्फोसाइट वगैरह ये सब चीजें आ जाती है, TLC आ जाता है। तो ये सारे जो टेस्ट हैं, इनसे हम प्रकृति को, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को जांच सकते हैं। तो एक आधुनिक तरीका हमारे सामने ये है, और पौराणिक तरीका हम नाड़ी का परीक्षण करके भी देख सकते हैं, लक्षणों का परीक्षण करके देख सकते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम एक परिवार में 4 जने हैं और चारों ही एक ही किचन में खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है 2 बीमार हैं, 2 ठीक हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी प्रकृति जो शरीर की है, वो जानना जरूरी है कि हमारी प्रकृति के अनुसार कौन सा खाना हमें सूट करता है। लेकिन किचन में हर चीज को तो हम खाने को बदल नहीं सकते। कफ, पित्त और वात ऐसे मुख्य 3 प्रकृति हैं, बाकी 7 प्रकृतियां हैं, जिसके विषय में आगे चल के हम और जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो हम प्रकृति को पहचाने कैसे? सबसे पहले ये अपनी इम्यूनिटी को हम पहचाने कैसे? तो कुछ एक हमने बिंदु तय किए हैं, उसके आधार पर हम जान सकते हैं। यदि हम मौसम हमारा बार बार बदल रहा है और यदि हम बीमार हो रहे हैं, तो समझ जाइए हमारी इम्यूनिटी वीक है। ये हमारा एक लक्षण है, जिसके कारण हम जान सकते हैं प्रकृति को, हमारी इम्यूनिटी को पहचान सकते हैं। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हमारे यदि कोई वायरस या बैक्टीरिया लग रहा है, या कोई इंफेक्शन लग रहा है, या कोई बीमार हो रहे हैं हम, तो समझ जाइए कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। वातावरण का जो परिवर्तन है हमारे पास में, टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। हमारे यहाँ पे 16 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, उसमें अप एंड डाउन डेली होता है। जैसे बारिश के मौसम में खास तौर से ज्यादा होता है, तो ज्यादातर लोग इस समय ज्यादा बीमार होते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो रोगी होते हैं वो ज्यादा परेशान रहते हैं, पेट के मरीज भी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये आगे और हम इसको अच्छे से जानेंगे, कल हमने ये सब जाना था। इसके अलावा हमारे जो है, यदि हम आहार विहार गलत प्रकार का कर रहे हैं, हमारा जो आजकल आहार विहार ऐसा हो गया है कि सुबह के वक्त कुछ खा लिया, शाम को कुछ खा लिया, मर्जी आया जो खा लिया। मतलब जो शरीर के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, वो जब तक सहन कर रहा है, जब तक कर रहा है, तो वो सहने की जितनी क्षमता है वही हमारी इम्यूनिटी है। तो वो जो सहन शक्ति जो हमारे शरीर की है, वो ज्यादा देर तक रहती है, तो हम ये समझेंगे हमारी क्षमता अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है। अन्यथा हम इम्यूनिटी हमारी कमजोर है, ऐसा मान के चलते हैं। बीमार होने पर जल्दी अपन ठीक होते हैं कि नहीं? जैसे अपन जुकाम लग जाता है, तो जुकाम का एक समय है, लिमिटेशन 7 दिन का पीरियड है, और दवा ना लेंगे तो भी हमारी इम्यूनिटी उसको 7 दिन में लड़के बाहर निकाल देती है। और दवा लेंगे तो 7 दिन में, हफ्ते भर में समाप्त हो जाएगी।
इस प्रकार से जो चीजें हैं देखने को मिलती हैं, ये ही हमारी इम्यूनिटी की पहचान। यदि ऐसा है तो इन सब कारणों से हम पता कर सकते हैं हमारी इम्यूनिटी खराब है या अच्छी है, राइट। इसके लिए वही मैंने आपको सीबीसी टेस्ट आधुनिक तौर पे ये आ गया है। बाकी जो हमारे लक्षण है दिन प्रतिदिन के, हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ये इस तरह की कोई गतिविधियां हमारे शरीर में देखने को मिल रही हैं या ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो डॉक्टर तय करेगा कि साहब हमें क्या टेस्ट करने चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है हम ये जाने। नेक्स्ट, उसके बाद में कल हमने जाना था कि कारण क्या है इम्यूनिटी को खराब करने के कारण। सबसे पहला है क्रियाकलाप होता है, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रियाकलाप। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमारे कुछ शरीर में डिजेनरेशन होता है, यानी हमारे मसल्स का, हड्डियों का, बाकी सात धातुओं का उसमें कोई ना कोई घिसावट आ जाती है। अपन इसको ऐसा समझे कि सपोज करिए भगवान की बनाई मशीन है, हमारी बनाई हुई मशीन में हम लोग सर्विसिंग कराने देते हैं गाड़ी को, उसमें ऑयलिंग कराते हैं, बाकी सारी चीजें भी देखते हैं। ये मेंटेनेंस का जो कार्य है हम दिन प्रतिदिन उसमें देखते रहते हैं। गाड़ी में कोई ना कोई खराबी आती है, मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक कराते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा जो मैकेनिक होता है वो डॉक्टर होता है। तो हमारे ये जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीर है, ये 3,20,000 से भी ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस का एक समूह मात्र है जो हमारे हर शरीर के अंदर मौजूद है, हर जीवात्मा में है, न सिर्फ मनुष्य में। तो हम जैसे ही कोई स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तो हमारा पीएच लेवल हमेशा बिगड़ता है। अब ये पीएच लेवल क्या है, हम 0 से लेकर के 7 तक हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है और 7 प्लस होता है, 7 प्लस 7 से 14 तक। ये हम आधुनिक विज्ञान के हिसाब से टेस्ट में जानते हैं पीएच लेवल को। तो ब्लड का और यूरिन का दोनों ही हम टेस्ट लेकर के जांच सकते हैं हमारा पीएच लेवल क्या है। तो 7 हमारा 7 पॉइंट, वैसे 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में रहता है, यानी 7.4 मान लें एवरेज। तो इसके आसपास का पीएच है तो हम मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं। इसमें थोड़ी सी भी बिगाड़ी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो हम एसिडिक इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो ज्यादातर हमें एसिडिटी होना, ये बाकी सारे रोग, एसिडिटी रोग की एक शुरुआत है, एक लक्षण है, और ये अंत में जाकर के कैंसर पे आके खत्म होता है। तो कैंसर की हिस्ट्री देखते हैं या ऐसे कोई बड़े घातक रोगों की हिस्ट्री देखते हैं, सबसे पहले एसिडिटी या मंदाग्नि या भूख न लगना, ऐसे कुछ रोग होते हैं। इन केस हिस्ट्री में यही दिखता है। तो हम जो कारण हमने कल देखा था, स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण था। तो स्ट्रेस के आने से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स और वगैरह बाकी जो हार्मोन सिक्रेशन पूरा ठीक से होता नहीं है, तनाव होता है। तो जो ब्रेन से दिमाग के अंदर कोई तनाव आता है तो हमारे शरीर में भी तनाव आता है, उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे अंग हैं वो सब के सब तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो वो उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, वो सभी के सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक कारण था स्ट्रेस। उसके बाद डर का हम आज जो है न्यूज़पेपर में जहाँ कहीं भी देखते हैं, एक माहौल सा बना हुआ है। नहीं है तो भी अब 0.1% जो है इसकी डेथ रेट है कोरोना की आजकल जो चल रहा है। लेकिन फिर भी जो है हमें मीडिया और इनके द्वारा बहुत कुछ डराया जा रहा है, भयानक तस्वीरें दिखाई जाती हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब 1000 लोगों में से एक ही मरता है और 80% को तो है ही पॉजिटिव, हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी टेस्ट से गुजरे नहीं है। टेस्ट से गुजरेंगे तो ये हमारे शरीर में बचपन से है, ये आता नहीं कि हम आज भी हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ये इम्यूनिटी, सब पहले कर लीजिए, इम्यूनिटी के ये हमारे कारण हैं। इन्हीं कारण पे स्ट्रेस, डर। तो ये स्ट्रेस, डर जो होता है एक ऐसी चीज है, आप सोचिए कि हमारे सामने कोई गाड़ी आ जाए, हम जरा सा कोई गाड़ी हम चल रहा है या हम गाड़ी रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी आ जाती है सामने, तो हमारी बीपी बढ़ जाता है, हमारी हार्ट की बीट बढ़ जाती है। कहीं ऐसा ना लगे कि हमें टकरा हो गया है या ऐसा कुछ हो गया। ये बीपी भी बढ़ता है, उसमें शुगर भी बढ़ता है। ये टेम्परेरी एक हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए हमारे एक सिस्टम बना हुआ है, वो सारा डर ये करता है। ये डर से ये सारी चीजें, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है क्योंकि हमारी एनर्जी उसमें खर्च हो जा रही है इस वजह से। और इसके बाद में नींद का पूरी तरह से ना होना, क्योंकि हमारा जो शरीर है पूरा दिन भर में जो क्रियाकलाप करता है उसमें जो गिरावट होती है, उसका जो भरण पोषण होना है, उसकी बाकी जो सारी चीजें मेंटेनेंस का कार्य जो है वो रात्रि के अलीन होता है और हम समय पर सोते नहीं है।
आजकल बहुत सारे माध्यमों से जुड़े रहते हैं, जिनके कारण भी हमें इम्यूनिटी हमारी खराब होती है। तो एक पाचन, इसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र पे प्रभाव पड़ता है, तो हमारा पाचन तंत्र भी बिगड़ने लगता है, भूख कम लगने लगती है। हम समय पर देखते हैं कि चलो भूख नहीं लगी है फिर भी खा लेते हैं, एसिडिटी होने लग जाती है। उसके बाद में आगे का एक साम्राज्य तय हो जाता है पूरा बीमारियों का, कब्ज होने लग जाती है। फिर उसके बाद में फिर और भी अंगों में स्ट्रेस रहता है, तो ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन में स्ट्रेस आने की वजह से बड़ी आंत में भी स्ट्रेस आता है, और फिर हम ठीक से सो नहीं पाते और या सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो ये हमारा जो एक समय होता है मल त्याग का, या हमारा निवृत्ति का समय होता है, उस समय में हम सोते रहते हैं और देर से उठने के कारण वो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये सारा जो प्रेशर बनना चाहिए वो नहीं बन पाता समय का, क्योंकि हर अंग के हमारे शरीर में काम करने का एक समय निश्चित है, जिसको धीरे धीरे हम आगे के कोर्स में हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। नशा भी एक कारण है। यदि हम कोई किसी प्रकार का नशा करते हैं या एडिक्शन है हमारा कोई, तो निश्चित तौर पर हमारी इम्यूनिटी को, शारीरिक क्षमता को कम करता है। फिजिकल एक्टिविटीज हमारी आजकल अभाव है, उसका कारण, एक बड़ा कारण सबसे यह है, हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी होता नहीं है। दिन भर हम स्मार्ट जॉब में लगे रहते हैं, या जनरली ज्यादातर लोग जो है स्मार्ट जॉब करते हैं, तो इसकी वजह से फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। सब चेयर पर्सन है या चेयर से थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से भी हमारे साथ में ये एक कारण बन जाता है। ठीक इसी प्रकार एक खान पान भी हमारा एक सबसे बड़ा है। अभी हम पश्चिम सभ्यता से जुड़े हुए खान पान का प्रयोग करने लगे, तो हमारे यहाँ पर मैदा वाली चीजें खाई जाती हैं, लेकिन एक विशेष त्योहारों पर ये सारी चीजें चलती हैं। तो वो एक आवश्यकता है कि शरीर को एक हार्ट इम्यूनिटी बनाने की आवश्यकता है। अभी इम्यूनिटी और भी हम डिस्कस करेंगे आगे, कई प्रकार की होती है। हार्ट इम्यूनिटी है, बाकी बॉडी की इम्यूनिटी है, ब्रेन की इम्यूनिटी है, गले की भी है, कई जगह की है। तो ये जो एक कारण है, एक पेन किलर भी हम लोग ज्यादा, अभी बॉडी में पेन होता है, ये सब चीजें होती हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है तो गैस बनती है, तो बाकी सारी चीजें होती हैं, उसके कारण हमें बॉडी में पेन होता है। तो गैस का काम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें अवरोध पैदा होता है, जिसके कारण हमें बॉडी पेन होता है। वहां पे ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पाता, इसलिए हमको कहा जाता है कि प्राणायाम करिए। धातु क्षय हमारा जो शरीर का जो सत्व है वो निकल जाता है, वीर्य के रूप में निकलता है, या फिर ब्लड के रूप में निकलता है, या माहवारी के रूप में महिलाओं का जो जरूरत से ज्यादा जाता है, तो उससे कमजोरी आती है शरीर में। उसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। नेक्स्ट, अब निदान की बात करते हैं। हमारी इम्यूनिटी जो कमजोर हुई है, हम स्ट्रेस को रिलीज करें और सबसे पहले डीप प्राणायाम करें, जिससे शरीर का जो संकुचन क्रिया हुई है वो थोड़ा सा खुले और उसमें ऑक्सीजन का ज्यादा संचार जाएगा। एक स्टडी आई है जिसमें ऑक्सीजन का शरीर में ठीक से प्रमाण न होने के कारण भी इम्यूनिटी वीक होती है। इसलिए प्राणायाम करने से, डीप ब्रीथिंग करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है। डेली रूप से हम दैनिक रूप से दिन प्रतिदिन की ये क्रिया में हम यदि ये शामिल कर लें, तो एक तरह से प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी अच्छी बन सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में जाएगी। इसलिए प्राणायाम करना तो बहुत जरूरी है। बाकी और प्रकृति के अनुसार आसन और प्राणायाम अलग अलग तरह के हैं, वो सारा अभी हम और जानेंगे आगे चलकर। अनियमित दिनचर्या, इसको नियमित करने की आवश्यकता। अभी हमने देखा था कारण में अनियमित दिनचर्या है, तो हमने इसका टाइम टेबल फिक्स कर दें। सुबह जल्दी उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, और खान पान का नाश्ता 8 बजे 9 बजे या जो भी हम टाइम एक लिमिट में बांध के चलें, इतने बजे करना ही करना है। उसको आगे पीछे करेंगे तो भी हमारा दिनचर्या खराब हो जाएगी, तो हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होगी। खाना भी हम टाइम से खा लें, या 12-1 बजे या 2 बजे लंच कर रहे हैं, तो उसकी जगह 3-4 बज जा रहे हैं, 5 बज जा रहे हैं, तो इसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी खराब हो रही है। जैसे डिनर लेट टाइम जो करते हैं, वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि सूर्य के चलने से पहले ही हो जाना चाहिए, तो पहले से इस प्रकार की आयुर्वेद की दिनचर्या भी अभी हम जानेंगे। तो ये सब नियमित करने से और अच्छी नींद लेने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि इम्यूनिटी नींद के कारण ही ठीक हो सकती है। नींद और ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे पीएच लेवल हमारा बढ़ता है। यदि हम रात तक देर से सोते हैं तो कुछ भी खा लें, तब भी हमारा पीएच लेवल एसिडिक होगा, और
नॉन एसिडिक या एल्केलाइन नहीं होगा, क्षारीय नहीं होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे इसके और बॉडी को एल्केलाइन बनाने पर। एल्केलाइन की हमने अभी चर्चा की थी। तो एक आजकल आधुनिक प्रक्रिया भी है, हरी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं अपन, जो ग्रीन, जो सीधे तौर पे प्रयास करें कि ताजा हम भोजन करें। 48 मिनट के बाद में बनाए हुए भोजन में डिजनरेशन होता है, तो हम पुराना भोजन ना करें, फ्रिज का खाना ना यूज करें, फ्रिज में खाना ना रखें, ऐसा ये सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, और ये सारी चीजें हमने कल जाना था। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं, हमने एक इम्यूनिटी ड्रिंक के बारे में चर्चा की थी, जो इसको शॉर्ट में बता टी था। दीजिए, और आगे तो इस पर चर्चा होना ही है। शॉर्ट में से जी हाँ थोड़ा सा। तो पानी का 4 कप हम ले लेंगे, और 2 कप जो है बनाने के लिए, और 14 साल की ऊपर वाले की उम्र के लिए ज्यादा अच्छा है, बाकी लोगों के लिए दिक्कत है। तो गिलोय ले लेंगे आधा चम्मच, उसके बाद अदरक 1 इंच के आसपास ले लेंगे, दालचीनी पाउडर को 1/4 चम्मच ले लेंगे, काली मिर्च 4 चम्मच ले लेंगे, छोटी इलायची 2 ले लेंगे, और स्वाद के अनुसार अब चाय पत्ती भी अपने हिसाब से आप डाल लें। यदि बीपी लो है तो आप चाय पत्ती डालें, अन्यथा न डालें। नींबू, 1 नींबू का प्रयोग कर लें, मीठा डाल लें अपने। यदि डायबिटीज नहीं है तो मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। मिश्री केवल वो धागे वाली मिश्री प्रयोग करें, या फिर थोड़ा ठंडा करके उसमें शहद मिला सकते हैं। तो शहद भी एक कफ प्रकृति वालों के लिए शहद वाला ज्यादा अच्छा है। ये प्रकृति के विषय में और अभी हम जानेंगे बाद में। तो और गुड़ भी मिला सकते हैं स्वाद के अनुसार अपने, या डायबिटिक है तो हम नमक, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कल इम्यूनिटी के बारे में चर्चा की थी, और आज हम जानेंगे हमारी जो प्रकृतियां हैं शरीर में। तो आज हम शरीर की प्रकृति के बारे में जानेंगे। अभी तक अपन बहुत तेजी से चल रहे थे, अब आराम से मोड में आ रहे हैं, आसानी से हम ठीक से समझेंगे। शरीर की प्रकृति ऐसी है कि जिस प्रकार हम 4 व्यक्ति भोजन का निर्माण करते हैं अपनी किचन के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए किचन में, तो ये प्रकृति इसलिए जानना भी जरूरी है कि इसमें होता क्या है कि हर व्यक्ति के अनुरूप जो खाना तो बन नहीं पाता। कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो वो खाना उसके लिए सूट नहीं करता, कोई पित्त वाले का व्यक्ति है तो उसके लिए सूट नहीं करता, या किसी वात वाले के सूट नहीं करता। कारण यही होता है, इसलिए हमें प्रकृति जानना जरूरी है। तो प्रकृति में हमारे जो शरीर की प्रकृतियां हैं, कफ, पित्त और वात, मुख्य रूप से 3 प्रकृतियां हैं, और 4 व्यक्तियों में से 2 बीमार पड़ रहे हैं और 2 जने स्वस्थ हैं। इसका मतलब भी हमें कोई न कोई तो फर्क आया है जिसके कारण वो स्वस्थ हैं, और कोई न कोई दिक्कत आया है जिनकी वजह से वो बीमार है। और ये सारा जो खेल आपकी रसोई घर से होता है। रसोई तय करती है कि आप कितने बीमार होंगे, कितने स्वस्थ होंगे, लेकिन रसोई में क्या होना चाहिए ये हम धीरे धीरे किचन आयुर्वेद में पहले बेसिक प्रकृति सीख करके किचन आयुर्वेद की तरफ बढ़ेंगे। तो शारीरिक कारण हमारे एक है इसमें, जो प्रकृति को जानने के लिए जरूरी है। शारीरिक कारण क्या हो सकते हैं? आहार, एक आहार शास्त्र करके एक बड़ा शास्त्र है आयुर्वेद में, जिसमें किस व्यक्ति को, किस प्रकृति के व्यक्ति को, प्रकृति के विषय में मैं आपको बता दूं, प्रकृति हमारी कफ, पित्त और वात 3 प्रकृतियां हैं। 3 तो ये मुख्य प्रकृतियां, उसके बाद में कफ पित्त, वात पित्त और वात कफ, ये 3 हो गई, यानी 6 प्रकृति हो गई। इसके बाद में ये है हमारा जो है त्रिदोष। एक तो द्विदोषक जो 2 प्रकृतियां मिलकर के बनी है, और एक त्रिदोषक 3 दोष को मिलकर के बनती है, तो वात, पित्त और कफ। तो इस प्रकार जो है 3 तो मुख्य अपनी प्रकृतियां हो गई, वात, पित्त, कफ। उसके बाद में वात, पित्त, वात, कफ और पित्त, कफ, ये 3 ये हो गए द्विदोषक, और त्रिदोषक में वात, पित्त, कफ। इस प्रकार से हमारी 7 प्रकृतियां हैं। पहले वाला स्लाइड ले लीजिए। तो ये 7 प्रकृतियां जो हैं हमारी हर व्यक्ति की, यानी 7 प्रकार के हमारे शरीर हो गए एक तरह से।
इस वजह से हमें कुछ चीजें खानी है, कुछ चीजें छोड़नी है। ये हमारा जो है खान पान जो है, आहार, ये हमारी प्रकृति तय करती है। हमारी प्रकृति के अनुसार सपोज करिए किसी को जुकाम हुआ है और वो सब प्रकृति के व्यक्ति हैं हमारे परिवार में, और उनको आज का नाश्ता हम केला ले आए थे कि आज केले से करेंगे, कुछ अमरूद भी ले आए हैं तो नाश्ता करेंगे, तो ये दोनों ही कफ बढ़ाने वाले हैं। और उन्हें कोई जुकाम हुआ है या इस प्रकार की प्रकृति उनकी कफ वाली प्रकृति है, तो ये जो प्रकृति है इस वजह से उनको और ज्यादा बढ़ जाएगा जुकाम, उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो उनको जानना जरूरी है कि उनके लिए क्या चीज उपयोगी है। इसलिए भी हमें आवश्यक है ये जानना कि और दूसरा ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जानना जरूरी है। हमें चिकित्सा के तौर पे देखना पड़ेगा किस प्रकृति के लोगों को क्या रोग हो रहे हैं, और उसके आधार पर भी हमें ये तय करना होगा औषधि क्या होगा और इनका आहार क्या होगा। इसलिए भी सातों प्रकृतियों का जानना हमें जरूरी है। उसके बाद में हम तय करते हैं स्व उपचार जो अपन घर में करते हैं। जिस प्रकार से हमें कोई छोटे मोटे दादी नानी देखते हैं ना, हमें थोड़ा जुकाम हो गया, चलिए हम कहते हैं कि तो 7 दिन में पक करके बाहर निकल जाएगा, और अभी एंटीबायोटिक दे करके उसको दबाया जाता है। ये तो ये इसके कारण बहुत सारी हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और आज के जो ब्रेन की जो प्रॉब्लम आ रही है, मानसिक रोग जो भी हो रहे हैं, ये हमारे बच्चों के बचपन से ही हम थोड़ी सी चीज आ गई एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बुखार आ गया एंटीबायोटिक देना शुरू करते हैं। इनके कारण हमारे बच्चे मन बुद्धि होते जा रहे हैं, मानसिक रोगी होते जा रहे हैं, या हम लोग भी बड़ों के ऊपर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और जो समाज में अपराध हो रहे हैं, ये अपराध के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये एक दूसरा कारण है हमारे सामाजिक समाज में। ये तो अपने चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखा आपने, और शारीरिक कारण ये शरीर के अंदर अप एंड डाउन हो रहे हैं, उसके आधार पर हमने प्रकृति को जानना जरूरी है, ऐसा जाना। अब सामाजिक क्या हो सकता है, समाज के तौर पर तो हम प्रकृति जानेंगे तो उसका क्या महत्व है। जैसे अभी हमारे आपसी रिश्ते होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, सास बहू के रिश्ते होते हैं, है ना, बेटा दामाद के रिश्ते होते हैं, या ससुर दामाद के रिश्ते होते हैं, या बाकी और अन्य परिवार में बाप बेटे के रिश्ते हैं। ये सभी रिश्तों में यदि हमें ये पता लग जाए, जैसे पहले पहले देखा जाता था सामूहिक परिवार रहते थे हम लोग, तो सामूहिक परिवार इसलिए रह पाते थे कि हम लोगों को शुरू से ये व्यवहारिक ज्ञान में पारिवारिक तौर पे प्रकृति का ज्ञान पहले से ही हमारे परिवार में कराया जाता था बचपन से ही। देखिए ये खाने की तासीर है, इसकी ठंडी है, इसकी गर्म है, इस व्यक्ति की ऐसी प्रकृति है, ये सारी चीजें हमारे दादी नानी पुरखों में। जैसे जैसे हम लोग अंग्रेजी शिक्षा की तरफ बढ़ते गए तो हमारा कुछ ज्ञान जो है ऋषि मुनियों के काम से छूटता गया, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोप होते होते वो बिल्कुल आज इस स्थिति में हम आ गए कि हम एक दूसरे की प्रकृति न समझ करके उनके व्यवहार के शारीरिक मानसिक कारणों को न जानते हुए हम आपस में हमारे रिश्तों को खराब कर रहे हैं। आज 30,000 शादी हो जाती थी, 20,000 तलाक भी हो रहे हैं। इस तरह के घटनाक्रम अखबारों में देखने को मिलते हैं। कई ऐसे हैं रिश्ते जो हमारे खराब हो रहे हैं। माँ बेटों का रिश्ता जो है वो भी अभी ठीक नहीं रहा, क्योंकि बेटा कुछ कहता है, माँ कुछ कहती है कि नहीं साहब ये चीज खाना है, बेटा जिद पे अड़ जाएगा, ममतावश माँ को साफ करना पड़ता है। तो ऐसा उसके पढ़ाई के लिए भी हम बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उनसे जवाब देते हैं, नहीं इसको तो इंजीनियर बनाना है, नहीं, चाहे उसकी लगन होती ही नहीं है, लेकिन हमें तो बनाना है, डॉक्टर बनाना है, या प्रोफेसर बनाना है, लेक्चरर बनाना है, या कोई पॉलिटिशियन बनाना है। ये हम लोग तय करते हैं, जबरदस्ती में थोपते हैं बच्चों के ऊपर। ये पहले के समय में नहीं होता था, पहले उनकी प्रकृति के अनुसार होता था, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे होते थे। आज हमें ना तो एजुकेशन में ना समाज में कोई रिश्तों में ज्यादा कोई बढ़ाव देखने को मिलता है, सब डिजेनरेट होते जा रहे हैं, रिश्ते भी डिजेनरेट हो रहे हैं, शरीर भी हमारा डिजेनरेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही समाज के अंदर जो आपराधिक दृष्टिकोण जो बढ़ रहे हैं लोगों में, आज हम देखते हैं अखबारों में, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। तो ये जो रिश्ते के
खरावट आने के कारण और उनकी प्रकृतियां बदलने के कारण, उनकी प्रकृतियों की जानकारी न होने के कारण ये सारी जो चीजें हो रही हैं। यदि हम प्रकृति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमारी सासू जी, सपोज करें सास और बहू का रिश्ते की बात करें हम, तो सास जो है मान लो पित्त प्रकृति की हैं, तो हम ये जान सकते हैं पित्त प्रकृति गर्म स्वभाव होता है। या कफ प्रकृति की हैं तो इसका मतलब हम ये जान सकते हैं वो आलसी नेचर की होंगी या इस टाइप की होंगी। हम उसे उतना ही अपेक्षा करें, क्योंकि हमें उनका नेचर पता लग जाएगा, उनकी प्रकृति जानकारी लग जाएगी, तो हम उतनी ही अपेक्षा करेंगे जितना वो अपेक्षा के लायक है। और हमारी मान लो बहू ये कफ प्रकृति की है, तो हमें पता है, सास को भी पता है कि भाई कफ प्रकृति की व्यक्ति है, जो शरीर है इनका, तो उनका नेचर भी वैसा ही है। वो धीरे से 4 बार बोलेंगे तो 1 बार काम करेंगे, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें उसको ईगो में नहीं लाना चाहिए कि नहीं साहब मैंने कहा और इसने मेरा ऑर्डर का पालन नहीं किया, मैं तो इसकी सास हूँ या मैं इसका पति हूँ या मैं इसकी वाइफ हूँ, है ना। तो वो जो हम जो इस तरह की मैं वाली जो घटनाक्रम आते हैं, ये जो सामाजिक दरार जो आ रही है परिवारों में, ये भी प्रकृति न जानने के कारण आ रही है। इसलिए भी हमें प्रकृति का जानना बहुत जरूरी है। और भी इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि सामाजिक क्या है। ऐसे ही प्रकृति यदि हम जान लेंगे तो हम आर्थिक संरक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आर्थिक कारण भी इसके लिए एक हो सकता है, प्रकृति जानना जरूरी इसलिए भी है। सपोज करिए हम किसी कंपनी के बॉस से बातचीत कर रहे हैं और उस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारा बॉस जो है चित्त प्रकृति की व्यक्ति हैं या वात प्रकृति की व्यक्ति हैं। सपोज करिए वात प्रकृति का क्या लक्षण है, बार बार वो व्यक्ति अपनी आदतें बदलता है, थोड़ी थोड़ी देर में हर चीज एक स्टेब्लिशमेंट नहीं रहता। तो क्या होगा, बॉस कहेगा ऐसा करिए, अभी ये 15 नंबर की फाइल ले आइए, फिर आप 15 नंबर की चैम्बर में फाइल लेकर जाएंगे, फिर थोड़ी देर में कह देंगे नहीं इसको बाद में देखेंगे, 20 नंबर के लिए आइए, फिर 20 नंबर के नहीं 22 नंबर के लिए आइए, नहीं छोड़िए उसको वापस 15 नंबर की लाइए। ये उनका बदलना नेचर में है, बदलाव है नेचर में। तो हमें ये पहले से तय करके रखना पड़ेगा कि 3 फाइलों पे हमें काम करना है, वो तीनों फाइलें हमें उनके सामने रख देनी है, जिससे उनका बदलाव का नेचर जो है, मान लो उसी फाइल को देखने के पक्ष में है तो वो देख सकते हैं। तो इससे हमारा एक व्यवहारिक नेचर भी और हम बॉस से अच्छा व्यवहार रहेगा तो हम जॉब में भी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, अन्यथा हमें या तो हमें जो छोड़नी पड़ेगी या वो हमें हटा देंगे। ऐसे ही बिजनेस के अंदर कोई डील करते समय हमको पता है कि हमारे सामने वाली डीलिंग पार्टी जो है कब प्रकृति की है, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे कब प्रकृति की है, तो वो क्या करेंगे, डीलिंग को टालेंगे बार बार। वो कहेंगे ऐसा नहीं करते हैं, आज कल की जगह परसों कर लेते हैं डीलिंग, परसों की जगह पले रोज कर लेते हैं। भाई सब चीजें तय हो गई है हमारे बीच में, तो उसमें कल और परसों क्यों। तो ये जो हमारे बीच में फिर वो जो ऐसे पॉइंट आ जाते हैं ना, तो इससे हमारा भी ईगो जागता है, उनका भी एक हार्ट होता है, तो इससे एक डीलिंग बिगड़ती है और एक बड़ी बिजनेस में हमें आर्थिक हानियां होने लगती हैं। और हम उसको इस विचार में ले जाते हैं कि ये व्यक्ति पता नहीं क्या हमारे जो प्रोडक्ट में खोट है या हमारे से डील नहीं करना चाहता है। तो हम इस प्रकार की धारणा मन में बना लेते हैं उस व्यक्ति के प्रति। तो ऐसी धारणा जो है बिजनेस में हमें हानि कर जाती है, क्योंकि हमें उसकी प्रकृति नहीं पता है। वो तो समर्थ है और उसको सामने वाला जो है डील करने के लिए तैयार भी है, लेकिन वो उस पर थोड़ा सा और मनन करना चाहता है, क्योंकि कब प्रकृति के लोग एक ही चीज को बार बार मनन करते हैं और वो धीरे धीरे उसको समझते हैं। उनको समझने में वक्त लगता है। हो सकता है आपके साथ 1 बार नहीं 4 बार और मीटिंग करेंगे आपके साथ ही, लेकिन विश्वसनीय होते हैं, लेकिन करते आपके साथ ही डील। लेकिन वो होता ये है कि उनकी आदत है टालने की। तो हम ये उनकी आदतों को समझ जाएंगे, उनकी स्वाभाविक प्रकृति है ये। तो हम प्रकृति जानने के बाद में ये सारी चीजों का आर्थिक भी कारण एक है, जिनके कारण से हमने प्रकृति जानी है। सामाजिक कारण का हमने देख लिया और शारीरिक कारण भी हमने देख लिया। ऐसे इसी वजह से हम लोग दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाते थे उस समय, क्योंकि हम प्रकृति का भान था, हमें सारी चीजों की नॉलेज थी, एक दूसरे की प्रकृति के साथ में डील करते थे, इसलिए हम सबसे आगे थे और अच्छे थे।
और मानसिक रूप से भी स्वस्थ थे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ थे। अब हम पश्चिमकरण की तरफ चले गए, हमारी जो ज्ञान है वो लोप होता चला गया, जिसके कारण यह भी समस्या आई। अब एक सवाल आता है दिमाग में, क्या प्रकृति व्यक्ति की बदली जा सकती है? नहीं साहब, क्यों नहीं बदल सकते? प्रकृति बनती कैसे, पहले तो ये हम समझना जरूरी है। हर व्यक्ति एक परिवार में, देखिए हम कहते हैं डीएनए सबका एक है, आरएनए सब एक है परिवार में, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रकृति है वो सबकी अलग अलग कैसे है? एक ही परिवार में एक व्यक्ति कफ का है, एक कफ पित्त का है और एक वात पित्त का है, लेकिन सभी एक परिवार में भाई बंद हैं। हो सकता है उनका ब्लड ग्रुप भी समान हो, बाकी सारी चीजें समान हो, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग हो जाती है। ये प्रकृति बनती कैसे है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नेचर से हमें प्रकृति ने कुछ चीजें प्रकृति से हमें कुछ चीजें माता पिता से मिलती हैं। माता पिता से कैसे? जब हमारा गर्भ धारण होता है, हम गर्भ में होते हैं, तो हमारे पिता के जो एग होता है वो एग स्त्री के एग से मिलता है, और उसके बाद में वो एग में इसलिए कहते हैं कि भाई पहले इसके लिए एक मतलब पहले हमारे 16 संस्कार होते थे, उनमें एक गर्भधारण संस्कार भी एक माना जाता था। तो इसके लिए पहले से हमारी सास जो हुआ करती थी वो बहू के बेटों के खान पान का ध्यान रखती थी, वो तैयारी करती थी कि ये सब करना है, उनको ये देना है, ये खाना पीना देना है। उससे क्या है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, एग की क्वालिटी मेंटेन होती है, उसके ये सब ज्ञान जो है उनको पहले था, लेकिन अभी हमारे को है नहीं। हमारे जो भी होते हैं बच्चे आप एक्सीडेंटल होते हैं, जिसके कारण मानसिक व्याधियां ज्यादा हैं। तो मानसिक होने से शारीरिक भी होती हैं, तो इसलिए हमारे बच्चे भी बीमार हैं, हमारे परिवार भी बीमार हैं, हम सब लोग बीमार हैं। तो ये प्रकृति बनने का ये एक ये है कि एग जब ट्रांसफर होते हैं और वो उससे भ्रूण अपनी जगह लेता है, और जब उसका विकास होता है तो विकास के कारण, विकास का जो काल है ये 9 महीने का विकास काल है। ये 9 महीने की विकास काल में हम कहते हैं रामायण का पाठ कराइए, है ना, बाकी चीजों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करवाते हैं, जिससे उसकी प्रवृत्ति धार्मिक की ओर बने, यानी सात्विक प्रकृति बने, क्योंकि राजसिक, सात्विक और तामसिक प्रवृत्तियां भी हैं हमारे शरीर में। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, सात्विक प्रवृत्तियों में बच्चा आए, सात्विक प्रवृत्ति उसकी बने, मानसिक प्रवृत्ति उसकी बदल जाए। एक तो अपना काम करके चला गया, लेकिन उसको जो मानसिक पोषण और शारीरिक पोषण तो माँ से मिलता है। यही कारण है कि अभी अभिमन्यु का हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि उसने गर्भ के अंदर ही बहुत कुछ सीख लिया। तो ये आज का विज्ञान उस जगह पहुंचने में अभी असमर्थ है। एक लंबा इतिहास है बड़ा, जिसके कारण हम लोग ये सब ज्ञान को पा सके थे, और अब कुछ 100-150 सालों में हमारा ये ज्ञान अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण ये हमसे छीन लिया गया, या षड्यंत्र के कारण हमसे लोप हो गया। तो माता पिता से होता है और एक वातावरण के संयोग से होता है। वातावरण भी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली रहते थे तो हम एक दूसरे की प्रकृति जानते थे, एक दूसरे की प्रकृति कब की है, पित्त की है, बात की, तो वो बच्चा भी अंदर गर्भ में वो प्रकृति को सीख रहा होता है। ये जो है आयुर्वेद मानता है, आधुनिक विज्ञान भी अपने इसके ऊपर मानने लगे वो लोग कि हाँ इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए बच्चे को जिससे, इसीलिए कहते हैं ना हम बच्चे को जो है स्वस्थ रहे तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट दो। हम अभी कोई मतलब जो गर्भवती महिला हमारे घर आती है तो उसको बड़े सम्मान देते हैं, हम सम्मान के साथ में मातृत्व भाव के साथ देखते हैं, जिससे कि वो हमारे समाज का जो हिस्सा हमें समाज में देने वाली है पुत्र या पुत्री, उसमें भी वो ऐसे भाव हो। उसमें जो है आजकल जो डोपामाइन हार्मोन और ये इस टाइप की बात करते हैं हम लोग आधुनिक हार्मोन्स की, ये सब हार्मोन्स उसमें सिक्रेशन हो, उनमें उसका विकास हो। तो ये 9 महीने का जो काल है ये सब के सब जो है हमारा एक वैज्ञानिक प्रभाव से और वातावरण से, हमारे संस्कारों से
ओतप्रोत होता था, जिसके कारण हमारी प्रकृतियां बनती थी और प्रकृतियां बदलती थी। तो जो भी प्रकृति बनती है पहले तो क्या, एक से, यानी जो पिता के उस समय की प्रकृति है या उसमें कोई कफ जनित रोग है शरीर में पिता के, तो डीएनए से ट्रांसफर होकर बच्चे में आ जाता है। वात का कोई रोग है तो वात का आ जाएगा, पित्त का है तो पित्त का आ जाएगा। ऐसे ही पिता का पित्त बढ़ा हुआ है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें पित्त को देखने को मिलेगा बच्चे में। वात है, बॉडी पेन कहीं पिता के है तो वो निश्चित तौर पे उसको देखने को मिलेगा। ये जो सारी जो प्रकृति है, ये एक बड़ा विज्ञान था जिससे प्रकृति हमारी बनती है। ये इस प्रकार से हम लोग देखते आए और यही प्रकृति बनने का एक और उसका उद्भव विकास का एक चक्र है, ये चलता है। और इसके बाद में हमने 3 प्रकृतियों के बारे में जान लिया, मुख्य रूप से वात, पित्त, कफ, और उसके बाद में वात, पित्त, वात, कफ और पित्त, कफ, और ऐसे त्रिदोषक में वात, पित्त, कफ। ये इस प्रकार से माता पिता के संयोग से, वातावरण के सहयोग से हमारी प्रकृति बनती है। और उसके बाद में जब बच्चा बाहर आ जाता है, इसके बाद में उसकी कोई प्रकृति बदलती नहीं है। क्षणिक अप एंड डाउन जरूर हो सकता है, कोई दोष घट बढ़ सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदलता। जैसे कई बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी होती है ना, बाहर आने के बाद में वो सोते रहते हैं, या कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि रात को हमको जगाते हैं, दिन में सुलाते हैं। रात को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, रात को जगाते हैं, इसका मतलब उनकी वात प्रकृति ज्यादा भी प्रबल हो रही है। वैसे तो हर बच्चे में 0 से लेकर 14 साल तक मान के चलता विज्ञान, आयुर्वेद भी, कि वात नहीं, ये कफ की प्रकृति के लक्षण होते हैं। लेकिन जो है मुख्य रूप से कोई बच्चा यदि हमको रात को जगा रहा था, इसका मतलब उसकी वात प्रवृत्ति है, देर से सो रहा है रात को तो भी वात प्रवृत्ति है। ये एक बच्चे के लक्षण है। यदि दिन में सो रहा है या कुछ भी खाते ही सो जा रहा है तो कफ की प्रवृत्ति है। शरीर थुलथुला है, मोटापन है तो कफ की प्रवृत्ति है। ऐसे ही बच्चे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। ये सारी कहावतें हमारी जो माताएं बहनें कहती आई, हमारे परिवार में हम लोग कहते आए, ये बहुत सोची समझी कहावतें बनी है, ऐसा ही नहीं है। ये बड़ा एक गहरा विज्ञान था जिसको हम खो चुके हैं। उसको आज समझ लें तो हम एक परिवार के दृष्टिकोण को भी समझ पाएंगे, और जो आज हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे, या हम जो दिक्कतें आ रही हैं हमारे समाज में, वो सारी दिक्कतें समाप्त हो सकती हैं यदि हम प्रकृति का अभ्यास कर लें, प्रकृति को जान लें, समझ लें। आगे करिएगा, नेक्स्ट क्या है जी। मैंने अभी एक बात बताई थी कि प्रकृति में जो हमारे शास्त्रों में मानस प्रकृति का जो वर्णन है, तो 16 प्रकार की तो मानस प्रकृतियां हैं। जैसे 16 संस्कारों की बात करते हैं ना, ऐसे ही प्रकृतियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है। 16 प्रकार के मानस प्रकृति, यानी मन की प्रकृति भी 16 प्रकार की उन्होंने बताई है, जिसमें मन का प्रकार कई बताए हैं, जिनमें 7 प्रकार की तो सात्विक प्रकृतियां हैं, मानस प्रकृति है, क्योंकि 7 प्रकार की सात्विक हैं और 6 प्रकार की राजसिक हैं और 3 प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति। तो यदि हमने कोई तामसिक चीजों का उपभोग करके और गर्भ धारण कराया है स्त्री को, तो तामस प्रवृत्ति उसमें ज्यादा आएगी। और हम कोई भगवान का भजन या इस प्रकार का, या हम किसी की हेल्पिंग नेचर से बच्चा हुआ है, उस समय गर्भ धारण हुआ है, हमने आज दिन में कोई हेल्प किया था, किसी का मदद किया था, हमारे विचारधारा में मदद का है, तो हम सात्विक प्रवृत्ति के बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसी प्रकार जो ये है, इसमें हमारे 16 प्रकार के ये मानस प्रकृतियों का वर्णन आता है, जिसको हम आगे चल के जानेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक बहुत बड़ा शास्त्र है। इसको अभी कम समय में हम देख नहीं पाएंगे, बड़ा लंबा है, फिर अभी और इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही 8 प्रकार के सार पुरुष बताए, तो पुरुष के भी इन्होंने सार बताए हुए हैं शास्त्रों में। तो ये जो चीजें हैं जो अभी इतना विस्तारीकरण के साथ में है, जिनको अभी जानना अभी संभव नहीं है, क्योंकि पहले प्रकृति और ये सारी चीजें जान जाएं
तब अपन इनकी प्रकृति, मानस प्रकृति और इनकी बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि हमारी जो प्रकृतियां हैं उनमें पहली प्रकृति आ जाती है वात की। नेक्स्ट करिएगा। तो अब हम जानेंगे शरीर हमारा जो है मिलकर के 5 प्रकार के तत्वों से बना है, जिनमें 5 तत्व है हमारे। हम कहते हैं ना, भजन गाते हैं या कोई भी बातचीत करते हैं, तत्व ज्ञान कर लो महर्षि बन जाओगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तत्व क्या चीज है? तत्वों को हम समझते हैं। जल तत्व है, पृथ्वी है, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 प्रकार के तत्व हैं जिससे हमारा शरीर मिलके बना है। इन पांचों से हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पैदा होते हैं, या दोष या वात, पित्त, कफ जिनका नाम है। हमने अभी देखा था वात, पित्त और कफ। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि वात कैसे बनता है, क्योंकि 2-2 तत्वों से मिलकर के एक चीज बना है। 5 तत्व हैं टोटल। 5 तत्वों में 2-2 तत्व आपस में विभक्त हैं। अब 2-2 किस प्रकार से हैं वो हमें जानना है। तो सबसे पहले हम वात प्रकृति की बात करें तो मुख्य रूप से हमारी जो पहली वात प्रकृति आती है, तो वात प्रकृति हमारी किससे बनी है? तो आकाश और वायु तत्व के मिलने से वात प्रकृति बनती है। और पित्त, अग्नि और जल तत्व के मिलने से बनता है। और कफ जो है पृथ्वी और जल तत्व से बनता है। यानी कफ और पित्त में 2 चीजें, एक चीज कॉमन है। यानी क्योंकि 5 तत्व हैं, 5 में से एक चीज कॉमन है, जिसमें जल तत्व दोनों में ही कॉमन है। तो जल तत्व जो है हमारा पृथ्वी तत्व के साथ में मिल जाता है। पृथ्वी का मतलब इसके भी गुण है, वो भारी है। पृथ्वी गुरु है, गुरु बताया गया, इसको भार बताया गया। जो हमारे आज के विज्ञान के अनुसार मल्टीविटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये गाय हैं ये। और इसके बाद में ये जो हमारी, हम कहते हैं ना, मिट्टी से मिलकर बनाए शरीर, तो ये पृथ्वी तत्व जो है वही तत्व है। इसमें सारे ये मिनरल, विटामिन, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन ये सबका संचालन कैसे बनेगा, ये जीव के रूप में, या धारण कैसे करेंगे, इसका धारण करने का तरीका था, मतलब आज इसमें जल का प्रवेश होने से ये शरीर को बांधने का काम करता है। यदि कफ नहीं हो शरीर में, मतलब शरीर को जोड़े रखने का काम करता है। इसका काम ये है, शरीर को जोड़ने का काम है। यानी हाथ पैर ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सभी 5 तत्वों को जोड़ने का काम कफ करता है। और पित्त का काम जो है हमारा पोषण का कार्य है। ये शरीर का पोषण करता है और शरीर को एंजाइम वगैरह बनने हैं, आधुनिक विज्ञान की भाषा में बोले, ब्लड का संचालन होना है, या रस का निर्माण जो होता है, 7 धातुओं की पुष्टि के लिए रस का निर्माण होते हैं, उन रसों का निर्माण करता है। ये शरीर में पाचक रस का निर्माण करता है, पोषण का निर्माण करता है। ऐसे ही वात जो है आकाश और जल तत्व से मिलकर बना है। वात का मतलब वायु तत्व है। वात जो है जिसमें वायु और आकाश तत्व का समावेश है। ये जो है इसमें इसका काम वैसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अभी हम वायु का जब जानेंगे तो और इसको और गहनता से समझेंगे। ये बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे पित्त का काम है पोषक तत्वों का निर्माण करना, पाचक रसों का निर्माण करना, ऐसे ही कफ का जो काम है इनको सबको जोड़े रखना, ये बिखर न जाए, शरीर को जोड़े रखना, ये है काम। उसके बाद में शरीर के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है ये सारा वायु से या वात तत्व, ये वात प्रकृति से होता है। तो जो हमारी प्रकृति है इसमें वात यदि बिगड़ जाए तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बिगड़ जाएगा, तो बाकी सारी चीजें भी बिगड़ जाएंगी। तो वात के बिगड़ने से 80 से ज्यादा रोग होते हैं, पित्त के बिगड़ने से 40 से ज्यादा रोग होते हैं, और कफ के बिगड़ने से हमारे लगभग 20 से 28 के आसपास रोग हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें
ये रोगों का एक वर्गीकरण है, एक चार्ट है आयुर्वेद के अंदर, एक सिस्टम बना हुआ है। इसी से हम रोगों की पहचान करते हैं और इसी से इसको बैलेंस में रखकर ही हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इन चीजों का जो देखना है कि ये बैलेंस कैसे रहेगा, ये जब भी असम हो जाएंगे शरीर में, इनका कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस बिगड़ने के कारण ही शरीर में रोग आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो वात, पित्त और कफ, इनको सम रखना ही आयुर्वेद के अंदर एक महत्वपूर्ण कला बताई गई है। यदि ये असम होते हैं तो हमारे यहाँ पर रोगों का प्रवेश हमारे शरीर में होता है और हमारा पीएच लेवल खराब होता है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो वात के गुण क्या हैं, हम ये जान लें एक बार। नेक्स्ट पेज पर है। वात के जो गुण हैं, पहले समझे कि वात है क्या। वात शीतल है, ठंडा है। वात शीतल है और लघु है। लघु, शीतल, सूक्ष्म, दिखाई नहीं देता है हमें, है ना। सूखा है, ड्राई है। हवा हमेशा सूखी चलती है ना, एकदम चलती है वो, ठीक है। बारिश के मौसम में थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आता है, बात की बात है। लेकिन सर्दियों में भी हमें देखने को मिलता है हवाएं हमेशा सूखी रहती हैं। गर्मियों में भी देखते हैं सूखी ड्राई हवा होती है। इसका काम है सुखाने का कार्य है। तो कुछ भी चीज को सुखा सकता है ये। सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, लघु है और उसके बाद में शीतल है, ठंडा है। हवाएं हो सकता है गर्म चलें, कभी कभार वो मौसम के परिवर्तन के अनुसार होती हैं, लेकिन उसका गुण है ठंडा। चलायमान है, एक जगह कभी टिकती नहीं है हवा। हमने कभी ना तो देखा है ना किसी ने समझा है कि हवा कभी एक जगह रुकी है। तो शरीर में भी इसी प्रकार से इसका चलायमान दृष्टिकोण रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, खून को धक्का लगाना, इधर पहुंचाना, मिनरल विटामिन को इधर उधर ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम। ये ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है हमारा चलायमान होने के गुण के कारण है। अब ये चिपचिपाहट से रहित है, इसमें चिपचिपा नहीं है। कफ तो क्या है, भारी है और उसमें चिपचिपापन है। आप देखिएगा कभी किसी को बलगमी खांसी हो गई, थोड़ा सा बलगम आता है, एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। ये सब जो है उसके कारण ये कफ ही है जिसके कारण हमारे शरीर में चिपचिपाहट आती है या जोड़े रखता है शरीर को। लेकिन वात का काम क्या है, कहीं भी शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी तत्वों को इधर उधर ले जाना। ये वात का एक ही कार्य है ट्रांसपोर्टेशन का। जो पित्त के द्वारा बनाए गए रस हैं, पोषक रस हैं, उनको विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य अथवा ट्रांसपोर्टेशन का कार्य वात का रहता है। अब वात हमारे शरीर में 5 प्रकार की है। हमने आयुर्वेद में 5 प्रकार की वात को जाना है। वात भी 5 प्रकार के हैं, पित्त भी हैं और कफ भी 5 प्रकार के हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रकार है वो आता है प्राण वायु, दूसरा आता है उदान वायु, तीसरा आता है समान वायु, चौथा आता है व्यान वायु और अपान वायु। ये 5 प्रकार के वायु हैं हमारे शरीर में, जिनका अलग अलग, एक तो शरीर में अलग अलग स्थान है और उस स्थान की चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे, क्योंकि एक वायु का अलग से प्राण वायु के अलग से लेंगे, ये वायु का जगह क्या होता है, स्थान क्या होता है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने कुछ चीजें छूट गई थी और एक लंबा चैप्टर है, उसको पहले इसका अभ्यास करना जरूरी है। तो हम कल इसको ठीक से समझेंगे कि वायु जो है, प्राण वायु क्या होता है, उदान वायु क्या होता है, समान वायु क्या होता है, व्यान वायु क्या होता है, अपान वायु क्या होता है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। प्राण जो हम ये सांस लेते हैं, ये जो प्राणों को अप एंड डाउन, यानी सांस का अंदर जाना आना, इससे जुड़े हुए जितने भी अंग हैं ये सब के सब प्राण वायु के हिस्सा हैं। उदान वायु
और समान, व्यान और अपान। अपान वायु का जो लगभग नीचे नाभि के नीचे का जो रोग है जितने भी उदान आयु के बिगड़ने से होते हैं, तो इसको हम और अच्छे से कल जानेंगे, क्योंकि ये बड़ा गहरा चैप्टर है। इससे पहले हम ये जान लें, हमें कैसे पता लगे कि हमारा शरीर पित्त प्रकृति का है कि वात प्रकृति का है या कफ प्रकृति का है। तो अभी हम जानेंगे कि वात, सबसे पहले जो हम वात प्रकृति का किस प्रकार का शरीर होता है या किस प्रकार की व्यवस्थाएं, गुण धर्म शरीर में उसके पाए जाते हैं, है ना। तो ये हमें पहले जानना जरूरी है। यानी शरीर में वात की क्या स्थिति है और क्या हम वात प्रकृति के हैं, शारीरिक रूप से किस प्रकार का शरीर दिखता होगा, ये हमें समझना है। तो पहला पॉइंट जो आता है, हमें ड्राई स्किन की बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा था वायु का गुण क्या है, सूखापन है, शुष्क है, गीला नहीं है, चिपचिपापन नहीं है। तो हमारी ऐसे व्यक्तियों के आपने देखा होगा चेहरे में स्किन ड्राई रहती है, खिंची खिंची सी रहती है, बार बार होठ फटते रहते हैं। ये उनकी शरीर को देखने से हमको पता लग जाएगा कि ये वात प्रकृति के हैं। ऐसे ही उनके बाल भी कितना ही ऑयल लगा लीजिए लेकिन रूखापन ज्यादा बना रहता है उनके शरीर में, बाल भी ज्यादा झड़ते हैं। ऐसे ही शरीर में रूखापन रहेगा, उनके शरीर की उंगलियां भी ज्यादा फटती हैं, है ना। ऐसा मौसम जैसे आया कोई, जैसे बहुत ज्यादा गर्मियों के मौसम में भी उंगलियां फटती हैं, बहुत सर्दी के मौसम में विवाहियां फटती हैं पैरों के अंदर, हाथ में। ये वात प्रकृति के लोग हैं इस प्रकार के, जिनको हम देखते ही जान सकते हैं कि ये वात प्रकृति के हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये केवल ये प्रकृतियों का आप अभ्यास कर लेंगे तो उसका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों काल आप त्रिकालदर्शी भी हो सकते हैं एक अच्छे अभ्यास के कारण। तो न सिर्फ आयुर्वेद की बात करेंगे, ज्योतिष में भी आप इसी चीज को इस्तेमाल करके उसका भूत, वर्तमान और भविष्य जान सकते हैं। बड़ा विचित्र विषय है। तो गूढ़ रहस्य पैदा जो हमारे ऋषि मुनियों ने रहस्यों को जान के एक ये प्रकृति का बड़ा अच्छा चैप्टर दिया हमें ये, और वो वर्षों का उनका रिसर्च रहा और कई जगह अपनाने के बाद में उन्होंने इसको लिखा और बहुत अच्छा शास्त्र बनाया। तो ज्योतिष भी इससे जुड़ा हुआ है। बाकी जितनी थेरेपी है, भारतीय थेरेपियां, ये सब के सब इसी पर चलती हैं। चाहे वो यूनानी थेरेपी, वो भी भारतीय है, होम्योपैथी की भी, ये भी सब जो भी भारतीय थेरेपियां हैं, हाइड्रोथेरेपी, ये जितनी भी हैं, सुजाग, ये सभी थेरेपी जो भारतीय हैं वो सब के सब बेस्ड हैं कफ, पित्त और वात पर। इसलिए इनको ज्यादा गहनता से जानना जरूरी है, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम बाकी सारी चीजें अप्लाई कर सकेंगे। उसका वर्तमान, भूत, भविष्य जान सकते हैं, उसकी बीमारियों के विषय में जान सकते हैं। खाली एक चीज आपने पकड़ ली तो आपको उसको क्या बीमारी होने वाली है आप स्वतः बता सकते हैं। और खाली इतना सही एक पता लग जाए हमें कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको बाकी रोग तो हम गिना देंगे आपके शरीर में। पेशेंट को पता नहीं होगा कि उसको क्या क्या रोग हो रहे हैं, लेकिन हम खुद बता सकते हैं कि आपको ये रोग है। वो केवल तोते की तरह चटर पटर बोलने को राजी होगा कि यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा एक विचित्र विधा है, इसको जानना जरूरी है, इसलिए इसका अभ्यास जरूरी है। हम चाहे उसको धीरे धीरे अभ्यास करें लेकिन करें। तो पहले से हमें ये जानना जरूरी है कि वात प्रकृति का शरीर दिखता है तो हमें स्किन, उसकी ड्राइनेस होगी, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी, सूखापन होगा, आंखों में भी सूखापन होगा, चेहरे में भी स्किन ड्राई होगी। उसके बाद में चेहरों में खिंचा खिंचा सा, स्किन में खिंचावट लगती है ना। इसलिए वो क्या करता है, बार बार ऑयल लगाता है, ऐसा व्यक्ति उसके लिए ज्यादा अच्छा है। नहाने के बाद में भी सूखापन लगता है, खिंचाव लगता है, चमड़ी के अंदर खिंचाव लगता है। ये जो चीजें हैं ये सारी उसके व्यक्ति को देखने में मिलेगी वात प्रकृति के। ड्राई स्किन हो गया, ऐसे व्यक्ति में क्या है कि लेस कम होगी, चिकनाहट कम होगी, तो इसका मतलब वो सूखा रहेगा। तो सूखा देखने में दुबला पतला शरीर होगा,
दुबला पतला होगा और उसमें एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, एक्टिवनेस जल्दी रहेगी और बाल उसके जल्दी सफेद हो जाएंगे। तो उम्र से पहले यदि बाल पकड़े, इसका मतलब ये समझ जाइए या तो कोई वात का रोग हुआ है या वात की प्रकृति का व्यक्ति है। इसके बाद में हमें एक और चीज देखने को मिलती है, उसमें स्किन में चमक नहीं होती, ग्लो नहीं होता बिल्कुल भी, एड़ियां फटना। उसके बाद में गर्म खाना पसंद करता है ऐसा व्यक्ति। क्या होता है हमेशा, आप ठंडा खाना दे दीजिए, वापस किचन में जाके हो सकता है गर्म करके ले आए, क्योंकि वो एक्टिव है। हो सकता है आपको बोलेगा नहीं, वो खुद ही खड़ा होकर चला जाएगा और करके आ जाएगा। या फिर हो सकता है आपको बार बार कहेगा ये खाना तो ठंडा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसमें दुनिया भर की नींद में निकाल दे। ऐसे लोग गर्म खाना पसंद करते हैं, ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। देखिएगा कभी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि 10:10 पे आने वाली ट्रेन अभी 2 घंटा लेट है। बस ऐसे व्यक्ति को पता लग जाए कि अभी 2 घंटा लेट है, चाहे आपकी जान पहचान नहीं होगी दूसरे यात्री से, लेकिन उसका नाम पूछ लेगा, बातचीत कर लेगा उससे। ये वात प्रकृति वाला व्यक्ति कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। उससे फ्रेंडशिप कर लेगा, समय का सदुपयोग कर लेगा और ये सारी चीजें उससे भी जान लेगा, खुद की भी सारी। नहीं होगा तो आप चाहे बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, लेकिन वो अपना परिचय खुद देने लग जाएगा, फिर चर्चा करने लग जाएगा। एक बात पे अटल नहीं रहता, वो क्या करता है कि भाई ये बताने लग जाएगा, देखिए ये ट्रेन ऐसी है, ये ऐसी है, हमेशा लेट चलती है बिना बात, इसमें भी राजनीति हो गई है, इसमें ये है वो है, रेलवे के लोग ठीक से काम नहीं करते, ये दुनिया भर की कमियां उसमें ढूंढने की आदत होती है दूसरे में। ऐसा व्यक्ति देखें, आप समझ जाइए कि यह निश्चित तौर पे वात प्रकृति का व्यक्ति है। तो अभी हमने देखा ड्राई स्किन है उसकी, ग्लो नहीं है चेहरे पे, लोगों की कमियां निकालना उसका है, और एड़ियां फटती हैं, गर्म खाना पसंद करता है, ज्यादा बोलना पसंद करता है। ऐसे कई एग्जाम्पल। इसलिए ऐसे लोगों का क्या सर्कल बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा सर्कल होता है, वो रेलवे ट्रेन बस कहीं भी जहां कोई भी मिला, क्योंकि खाली बैठना उसको पसंद नहीं है, बातचीत करेगा, बड़बोला है ना, ज्यादा बोलने वाला है, तो वो बोलेगा। ऐसे लोग मार्केटिंग वाले बहुत मिलेंगे आपको, तो वो क्या करेंगे, मार्केट के अंदर ज्यादा सक्सेस रहते हैं ऐसे मार्केट में लोग। ऐसे ही लोग क्या करेंगे कि हमेशा हाथ पैर हिलाने वाले मिलेंगे। ज्यादातर लोग क्या है, आप एक जगह बैठे होंगे ना, आप देखिएगा कहीं अकेले कहीं भी उनको बैठेंगे, वो या तो पैर हिलाते रहेंगे या हाथ हिलाते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार के लोगों का, उनका शारीरिक जो डील डोल इस प्रकार की रहेगी। फास्ट म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे, रॉक म्यूजिक इस टाइप का, वेस्टर्न म्यूजिक धमाकेदार। उनको कोई साधारण म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक सुनने को देंगे तो उनको सुनना पसंद नहीं होता, बस खाली उनको तेज म्यूजिक ही पसंद करते हैं। कई लोगों को देखा होगा आपने, सोते हुए बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो नींद के अंदर बड़बड़ाहट होना, ये सब चीजें उनको देखने को मिलती है। उनमें क्या है कि थोड़े शारीरिक श्रम करते हैं थोड़ा सा ही, और वो थक जाते हैं, स्टेमिना ज्यादा नहीं होता बाकी लोगों के मुकाबले, तो जल्दी से थकावट महसूस करते हैं। आवाज में उनकी खड़खड़ाहट होने लगती है क्योंकि ड्राई होती है, आवाज में फटापन हो जाता है। आंखें हमेशा देखने को मिलेगा, वो कहते हैं ना झील सी गहरी आंखें, तो ऐसे लोगों की जो गहरी आंखें होती हैं काफी अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं। शरीर में पाचन क्रिया भी उनकी देखने को अनियमित मिलेगी। उनका क्या होता है, आज तो बहुत जोरदार भूख लगा है तो 4 चपाती खा लेंगे, हम सोचेंगे ये कल 4 ही बनाने, इनके लिए 4 बना के रख के हम चले जाते हैं, कहीं जाना है तो 4 चपाती खाते हैं। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ गया, हमको पता लगा कि आप 4 ही चपाती खाते हैं, तो पता पड़ा कि आप 4 चपाती बनवा के रख के चले गए थे कि खा लेंगे बाद में जब इनको भूख लगेगी, तो पता पड़ा कि वो 4 की जगह 6 खाने वाले हो गए, या 2 ही खा करके कह दिए कि 2 रख दिए। अब आपने देखा कि कल यदि 2 बना ली तो कहेंगे हमको भूखा रख दिया,
अब कभी तो 10 चपाती भी खा लेंगे, कभी 2 ही, उनको डाइजेस्ट नहीं होती। ये उनके चीज देखने को मिलती है। ऐसे ही उनका जो है जो स्टूल का टेस्ट करते हैं ना, स्टूल टेस्ट अपन करते हैं, तो आप देखेंगे हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि उनका खान पान भी अनियमित है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण, और कभी भूख अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती है। ये इस प्रकार के शारीरिक उनके लक्षण होते हैं। और उसमें स्टूल भी इनका बहुत काला और ऐसा टाइट कॉन्स्टिपेशन वाला जो मल आता है वो देखने को ज्यादा मिलता है। ज्यादा सूखा होगा, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में ज्यादा रहता है, ऑयली कम होता है, इसलिए कहा जाता है कि आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की समस्या ये ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार के जो हैं लोग, हमें शरीर से देखने से ही आपको पहचान में आ जाएंगे कि ये इस टाइप के व्यक्ति हैं। पैर हिला रहे होंगे, सिर के बाल पकड़े होंगे, या उनके बाल हमेशा कम रहते हैं, सिर में भी बाल कम है, बाकी जगह भी कम देखने को मिलेंगे शरीर पे। सूखापन है, ड्राइनेस है, बाकी सारी चीजें, बोलने में ज्यादा है, बड़बड़े हैं, रात को बड़बड़ाते हैं। कभी कभार तो ये होता है रात को आंखें भी चलाते रहते हैं। कभी ये होता है कि हमें लगता है, कुछ बच्चों को हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे आंख खोल करके सो रहे होते हैं, या कुछ लोग आंख खोल करके सो रहे होते हैं। इनकी नींद भी ऐसी होती है, कुकुर नींद है। कुकुर नूंदिया का मतलब कुत्ते की जैसी नींद। एकदम से जरा सा कुछ खटका हुआ और ये वापस से उड़ जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि शरीर के जो लक्षण है, इस प्रकार का व्यक्ति दिखना होगा, देखता होगा दूर से। और उसमें मानसिक लक्षणों के बारे में हम कल जानेंगे कि उसकी मानसिक प्रकृति क्या रहती है, क्या सोचता है, कैसे काम करता है, उसका क्या काम करने का तरीका रहता है ना। कोई ऑफिस में भी कार्य व्यवस्था है तो उसकी किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, घर पे क्या व्यवस्था रहती है, ये समाज में उसका कैसा रहता है, ये सारा हम कल जानेंगे। आज हमने ये जाना कि स्किन उसकी ड्राई रहती है, आंखें धसी हुई रहती हैं, चेहरे पे हमेशा ग्लो नहीं रहता, सूखा सा चेहरा लगेगा, देखने को मिलेगा ज्यादातर सूखा चेहरा। उसके बाद में बड़बड़िए ज्यादा है, बोलते ज्यादा हैं। मतलब आप देखेंगे कोई मार्केटिंग में आदमी आता है ना, तो एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है, वो इतनी सारे विस्तार पूर्वक चर्चा करेगा उसके, जैसे कि हम उसका निर्माण खुद ही कर घर के अंदर ही बनाने लग जाएंगे। ये जो सारी चीजें हैं ना, हमें अभ्यास में लानी है, सीखनी है, जब हम जान पाएंगे कि इस प्रकार की प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आनंद आएगा। और आप लोगों के जो प्रश्न है तो आप चाहें तो देख लीजिए, और नहीं तो फिर हम आज का समापन करें, जैसा हमारा होस्ट चाहेंगे। 5 मिनट में कोई प्रश्न ले सकते हैं, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं 5 मिनट एंड करने के लिए। जी जी।